स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगला अधिकार अनुच्छेद 20 में है, जो ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 20 अनागरिक और नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के 3 खंड है, 20(1), 20(2), 20(3). इसमें 4 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 20(1) कहता है कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा तब तक उसने किसी प्रवृत्त विधि का उल्लंघन न किया हो। इसी प्रकार उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस समय उसको दंड दिया जाए। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 4 अधिकार हमें मिले हुए हैं जिन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार कोई व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रवृत्त विधि का उल्लंघन ना किया हो। देखिए, 20(1) के अनुसार विधानमंडल किसी भी दंड विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकता है। देखिए, सामान्यतः जो विधियां बनाई जाती हैं वो भविष्यलक्षी होती हैं, लेकिन विधानमंडल को ये पावर है कि वो विधि को भूतलक्षी प्रभाव भी दे सकता है। लेकिन जो 20(1) का संरक्षण दिया गया है वो 20(1) का संरक्षण ये है कि दंड विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। देखिए, 20(1) का जो संरक्षण मिला हुआ है वो दंड विधि को भूतलक्षी प्रभाव देने से संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सिविल विधियों के बारे में प्रतिषेध नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि विधानमंडल सिविल विधियों को भूतलक्षी प्रभाव दे सकता है। इस प्रकार टैक्स यानी कर उसको भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जा सकता है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 20(1) दंड को बढ़ाए जाने का विरोधी है, दंड को कम किए जाने के बारे में कोई विरोध नहीं करता है। इस प्रकार विधानमंडल यदि किसी दंड को कम कर देता है तो अभियुक्त उसका लाभ उठा सकता है। अनुच्छेद 20(2) में जो दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है ये आंगल विधि के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अमेरिकी संविधान का जो 5वां संशोधन है वो ये कहता है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा खतरे में नहीं डाला जा सकता है। देखिए, अमेरिकी संविधान और जो ब्रिटिश संविधान में जो ये अधिकार दिया गया है, जो दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है, ये जो भारत में जो अनुच्छेद 20(2) में संरक्षण प्रदान किया गया है उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो अमेरिका और ब्रिटेन में अधिकार विस्तृत है जबकि भारत में यह अधिकार सीमित हो गया है। देखिए, अंतर क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन में क्या है कि यदि एक बार उस पर विचार कर लिया गया है, एक बार विचारण हो गया है तो उस अपराध के लिए वो दोहरे दंड से संरक्षण का दावा कर सकता है। भारत में जो संरक्षण प्रदान किया गया है कि अभियोजित और दंडित किया गया हो, दोनों चीज आवश्यक हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में क्या है, अगर एक बार विचार कर लिया गया और उसको बरी कर दिया गया है तो वो दोहरे दंड से संरक्षण का दावा कर सकता है, जबकि भारत में अगर एक बार उस पर विचार किया गया है और उसको दंड नहीं दिया गया, बरी कर दिया गया, तो वो 20(2) से संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। 20(2) से संरक्षण का दावा वो जब भी कर सकता है जब उसको अभियोजित किया गया हो, इसके साथ साथ उसको दंड भी दिया गया हो। देखिए, 20(2) का जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसमें 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहली क्या है, व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है। दूसरी क्या है, अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो और वे न्यायिक प्रकृति की रही हो। तीसरा क्या है, अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में हो जिसके लिए दंड का प्रावधान हो। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जो अनुच्छेद 20(2) का जो संरक्षण मिला हुआ है वो न्यायिक कार्रवाई के संबंध में मिला हुआ है, न्यायिक अभिकरण से संबंधित जो कार्रवाई की जाती है उसके संबंध में मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यायिक कार्रवाई उनसे भिन्न कार्रवाइयां जो हैं उनमें संरक्षण नहीं मिला हुआ है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, यदि उसको किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है तो सेम अपराध के लिए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 20(2) का जो संरक्षण है वो एक अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए, लेकिन अगर वो दूसरा अपराध करता है तो 20(2) के संरक्षण दावा नहीं कर सकता है, फिर वहां दूसरा केस बन। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है
कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त होना चाहिए। अगर वो किसी अपराध में अभियुक्त है तभी अनुच्छेद 20(3) का दावा कर सकता है। यदि वो अभियुक्त नहीं है तो वो 20(3) का दावा नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देना। तीसरा पॉइंट क्या है, उन स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए। यदि बाध्य का तत्व आता है, दबाव का तत्व आता है तो अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण प्राप्त होता है। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि अभियुक्त स्वेच्छा से, स्वयं अपनी मर्जी से यदि साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो वहां 20(3) का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां दबाव का तत्व नहीं आएगा, क्योंकि वहां दबाव नहीं है। इसी प्रकार जो तलाशियों में सामग्री प्राप्त की जाती हैं वो भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं, क्योंकि वहां दबाव का तत्व नहीं है। सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन प्रिंटिंग टेस्ट को अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन माना है। अर्थात ये जो टेस्ट हैं अभियुक्त की सहमति से ही किए जा सकते हैं। यदि अभियुक्त इनकी सहमति नहीं देता है तो ये अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन होगा और ये टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं।